अब आगे। महेंद्र दादाजी भी उन दोनों का प्यार देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दिग्विजय दादाजी का तो मुंह बन गया था। वो कुणाल पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपनी रोबदार आवाज में बोले, तुम दुष्ट लंढके, मेरी पोती को बिगाड़ो मत। यहाँ हम जरूरी बात कर रहे हैं और तुम मेरे ही सामने मेरी पोती को छेड़ रहे हो। महेंद्र दादाजी, आर्यन, इनका कुछ नहीं हो सकता। दादाजी, आपकी उम्र वालों को इतनी जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि अगले 2 सालों के अंदर आप परनाना बन जाएंगे और हमारे नन्हे मुन्नो आपकी गोद में खेलेंगे। महेंद्र जी भी खुश होते हुए बोले, मैं भी तो परदादा बनूंगा और अपने परपोतों को खूब लाड करूंगा। दिग्विजय दादाजी तो सपने में ही चले गए थे। वो देख रहे थे कि उनके हाथ में 2 प्यारे बच्चे हैं। एक उनकी छोटी सी नायरा और एक छोटा कुणाल। आर्यन तो अब अपना सर पिटना चाहता था। उसने घुरकर कुणाल को देखा जो उनकी बेटी को चिढ़ा रहा था। कुणाल नायरा के पेट को छूते हुए उसके कान में बड़ी ही सिलेक्टिव वे में कहता है, जान, मैं इंतजार नहीं कर सकता उस दिन का जब तुम मेरे बच्चे की मां बनोगी। वो दिन मेरी जिंदगी का तीसरा सबसे खास दिन होगा। उद्धरण चिन्ह। कुणाल की बात सुनकर नायरा के गाल लाल हो चुके थे। फिर उसने कुणाल से पूछा, तीसरा सबसे स्पेशल क्यों? क्या तुम्हारी लाइफ में और भी कुछ स्पेशल है? ये बात कहते हुए नायरा थोड़ी दुखी लग रही थी। कुणाल ने उसके चेहरे को थामते हुए जवाब दिया, बिल्कुल हेन्ना, सबसे स्पेशल। उसके इतना कहते ही नायरा की आंखों में नमी तैर गई, जिसे छुपाने के लिए उसने अपनी नजरें झुका ली। कुणाल उसके हर एक इमोशन को समझ रहा था। उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, 27 जैन, द 27th of January, जब मेरा प्यार इस दुनिया में आया। उसकी ये बात सुनकर सबने कुणाल को देखा, क्योंकि नायरा को इमोशनल देखकर सबका ध्यान उन्हीं की तरफ आ चुका था। और दोनों दादाजी अपने सपने से भी जाग चुके थे। नायरा ने जब कुणाल के कहे शब्द सुने तो उसकी आंखों की नमी अब गालों पर उतर आई थी। फिर कुणाल ने भी उसकी भरी आंखों को बारी बारी चूम लिया। नायरा की नजर भी अब कुणाल पर ठहर गई। अब उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी और एक दिलकश मुस्कुराहट ने अपना डेरा जमा लिया। कुणाल ने फिर उसे अपने सीने में छुपाते हुए कहा, दूसरा दिन जो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन होगा वो हमारी शादी होगी। जब हम हर तरह से एक हो जाएंगे। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होगा और गले में मंगलसूत्र। उसके साथ वो 7 जन्मों का वादा, जिसमें पूरे 7 जन्मों के लिए नायरा सिर्फ कुणाल की होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये सब कहते वक्त कुणाल की पकड़ नायरा पर और भी कस गई। बाकी सभी उन्हें देखकर बहुत खुश थे। ऋषि ने तो छुपकर वीडियो ही बना ली, क्योंकि वो अपने भाई को भी ये सब मिस नहीं करने देगा। सब इमोशनल हो गए थे। आज दिग्विजय और महेंद्र जी को दूसरा आर्यन दिख रहा था, जिसके प्यार की मिसाल आज भी लोग देते थे। आर्यन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये पल वो खुद भी जी चुका था। कुछ ऐसे ही शब्द उसने तारिणी से कहे थे जब उनकी प्यार की निशानी उनकी गोद में थी। आज वो बहुत खुश थे। खुश भी क्यों ना होते, एक बाप के लिए अपनी बेटी की खुशी सबसे बका होती है। कुछ समय तक जब वो दोनों एक दूसरे अलग नहीं हुए, तो अब दिग्विजय दादाजी ने नकली खांसी शुरू कर दी। फिर क्या था, दोनों ही होश में आए और एक दूसरे से अलग हो गए। नायरा को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन कुणाल तो बेशर्मों की तरह बस नायरा को ही देखे जा रहा था। तभी उसके कानों में एक तेज आवाज पड़ी, बस भी करो, अब क्या नजर लगाओगे मेरी फूल सी पोती को। कुणाल भी जानता था कि ये उसके महान छोटे दादू है, जो उसे टोके बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए वो भी अब सीरियस हो गया। जब दिग्विजय जी ने देखा कि अब सब नॉर्मल है, तो उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए सबको देखकर कहा, राजा महाराजाओं के समय से अभी तक सिर्फ 5 परिवार बचे हैं जिनकी पीढ़ी अभी भी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ा राज्य जैसलमेर है, वहां का राजवंश परिवार हम सभी से ऊपर है। उसके बाद जयपुर का सिंह परिवार आता है। ये दोनों रॉयल फैमिली है या नहीं, इस बारे में पहले कई अफवाहें थी, लेकिन अब इनका अस्तित्व एक छुपे हुए तलवार की तरह रह गया है।
छुपा हुआ शब्द सुनकर अचानक से नायरा को कुछ याद आया कि माँ ने भी डायरी में अपने हथियारों को छुपा हुआ राज कहा था। क्या इन दोनों में कोई संबंध हो सकता है? नायरा मन ही मन इसी सोच में थी कि अपने दादाजी जी की अगली बात सुनकर उसे होश आया। दिग्विजय जी, दोनों परिवार सदियों से मिलकर चल रहे थे, लेकिन अब वो दोनों परिवार ना तो दोस्त है और ना ही दुश्मन, बस एक अजनबी बनकर रह चुके हैं। पर ऐसा क्यों हुआ डैड? आर्यन ने गंभीरता से अपने पिता से पूछा। वहां मौजूद हर किसी के मन में यही सवाल था, यहाँ तक कि ऋषि भी ये बात जानना चाहता था, क्योंकि उसके भाई ने भी उसे पूरी बात नहीं बताई थी। महेंद्र दादाजी जी ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि सिंह परिवार की इकलौती बेटी की शादी राजवंश परिवार के इकलौते बेटे से कर दी गई थी। लेकिन जब सिंह परिवार की बेटी मां बनने वाली थी, तब उनके सामने उनके पति को शक्ति के मुंह में अपनी ही सगी बहन को मारने के इल्जाम में उम्र कैद सुना दी गई और निहारिका सिंह को एक राजद्रोही की पत्नी कहकर उसे पूरे 4 महीने तक प्रताड़ित किया। लेकिन जब ये बात सिंह परिवार के मुखिया अनुराग सिंह को पता चली, तो उन्होंने राजवंश खानदान से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और अपनी बहन को घर ले गए। लेकिन राजवंश परिवार के बुए अपनी बेटी के मरने और बेटे के अपनी ही बहन को मारने के इस दुख को सह नहीं पाए और वो दोनों ही दुनिया से चल बसे। ये सब सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया था। नायरा को अपने दिल में एक हल्का सा दर्द हो रहा था। वो नहीं समझ सकती थी कि ऐसा क्यों था, लेकिन अब उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ऋषि भी अवाक रह गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कहानी इस दिशा में मुड़ेगी। कुणाल की नजर भी ऋषि पर थी, क्योंकि भले ही कोई नहीं जानता हो, लेकिन कुणाल को पता था कि ऋषि भी सिंह फैमिली से है। लेकिन ऋषि का ऐसा रिएक्शन देखकर वो समझ चुका था कि वो भी इन सब से अनजान था। वही आर्यन का भी हाल नायरा की तरह था। उसे भी अपने दिल में एक दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन क्यों, इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। नायरा से जब नहीं रहा गया तो उसने पूछा, तो क्या राजवंश परिवार के दोनों ही बुजुर्ग लोग एक साथ ही चल बसे? कुणाल भी यही सोच रहा था। वो भी बोला, दोनों की एक साथ सदमे में मौत होना थोड़ा अजीब है। ऋषि भी उनका साथ देते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। जब उनके वारिस ही नहीं रहे तो वो दोनों अपने इतने बड़े खानदान को छोड़कर उनकी एक साथ मृत्यु हो गई। दादाजी, क्या ये उनकी बहू के जाने के बाद हुआ था? महेंद्र दादाजी भी अपना सर हिलाकर बोले, हाँ ये बहुत अजीब तो है, क्योंकि भले ही उनका बेटा कैद था, लेकिन उनकी बहू और जैसलमेर की रानी जिंदा थी और राजवंश का खून उसके पेट में था, लेकिन उन लोगों ने उसे एक राजद्रोही का खून बोलकर खानदान से निकाल दिया। मैंने और दिग्विजय ने ये बात सुनी थी अपने दोस्त अनुराग से। निहारिका और उसका पति निरंजन, हम सब जिगरी यार थे। मैं, दिग्विजय, अनुराग और निरंजन बचपन के दोस्त थे। निहारिका तब बहुत छोटी थी। हम आखिरी बार उससे तब मिले थे जब उसका बच्चा बस आने ही वाला था। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। और रॉयल फैमिली के इतने रहस्यमय होने की वजह से हम बिना उनके बुलाने पर नहीं जा सकते थे। कुणाल, तो अब राजवंश परिवार को कौन संभाल रहा है? शायद अब तो वो आप दोनों को पूछते भी नहीं है। जब से राजवंश परिवार की सत्ता डगमगाई है, तब से ही वो 5वीं फैमिली भी गायब सी हो चुकी थी। तभी ऋषि बोला, हाँ कुणाल, तुम सही सोच रहे हो। 5वीं फैमिली का कनेक्शन कहीं ना कहीं राजवंश की बर्बादी से जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच नायरा के एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे। उसे याद था कि उसकी मॉम ने 5वीं फैमिली को रेड सकल किया था, मतलब डेंजर। उसके अलावा रस्तोगी फैमिली थी, जिसके पास 5 शक्तिशाली स्टोन में से एक स्टोन था, लेकिन बाकी के 3.5 स्टोन का पता उसे खुद लगाना था। 3.5 इसलिए क्योंकि लाल रत्न, जिसे नायरा की मां ने पहले ही चुपके से अपनी शक्ति से उसके अंदर छुपा दिया था, जो कि खतरे का संकेत देता है और एक तरह का यंत्र है जिसके उपयोग हम बाद में जानेंगे, लेकिन अपने दूसरे हिस्से के बिना उसकी शक्ति भी आधी है। कोष्टक। आर्यन ने अपनी बेटी को देखा और समझ गया कि कोई तो बात है जिससे नायरा परेशान है। इसलिए उसने नायरा से पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, आप किस सोच में गुम है?
आर्यन की बात सुनकर नायरा अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने पापा को देखते हुए, क्या कोई तरीका नहीं है उन रॉयल फैमिली में जाने का? थोड़ी देर चुप रहकर सबको देखते हुए, क्या मेरी शक्ति के सामने वो रॉयल फैमिली कुछ कर सकती है? नायरा की बात सुनकर सब जम गए सिवाय कुणाल और आर्यन के। उनके लिए नायरा का ऐसे बिहेव करना नॉर्मल था। अपने दोनों दादाजी और ऋषि की हवाया ओढ़ी देखकर नायरा ने अपने बगल में कुणाल को ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो कि क्या उसने कोई मजाक किया था। कुणाल ने भी तुरंत ही अपने कंधे उचका दिए कि उसे नहीं पता ये लोग क्यों स्टैच्यू बन गए। फिर नायरा ने अपने पापा को देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, डैड अंकल, मेरी बेटी को घुना बंद करो। आर्यन की इतनी तेज और तिखी आवाज अपने कानों में पड़ते ही दोनों बूढ़े सकपका जाते हैं। ऋषि भी होश में आ चुका था। दिग्विजय दादाजी खुद को शांत करते हुए बोले, नायरा ये क्या बोल रही है आप? वो रॉयल फैमिली है, अगर हमने उनके फटे में टांग अड़ाई तो राजसी कानून के तहत हमें सजा मिलेगी। महेंद्र दादाजी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए, वैसे भी हमारे खुद की मुसीबतें भी कम नहीं है। अब हमारी फैमिली पर भी अटैक हो रहे हैं। कुणाल भी 2 बार बचा और तुम्हारे पापा को तो उसने जहर ही दे दिया था। अगर आप समय पर नहीं आती तो पता नहीं आज हम कहाँ खड़े होते। हम अभी तक उस बारे में पता नहीं कर सके कि आखिर कौन है जो हमारी फैमिली के पीछे पड़ा है। तभी दिग्विजय सिंघानिया बोले, मुझे तो रमन पर शक है कि उसने ही आर्यन को जहर दिया था। उद्धरण चिन्ह, वो जहर भले ही उनके द्वारा प्लांट किया गया था, लेकिन ब्लैक ब्लड जहर को पाना बहुत मुश्किल है। ये उनके अकेले का काम नहीं हो सकता। हमारे परिवार के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है, वो भी तब से जब से राजवंश फैमिली में गड़बड़ शुरू हुई। नायरा के ये कहते ही अब उन सब को भी पूरी बात समझ आने लगी थी। कुणाल ने नायरा को देखा और कहा, ऐस बड़ी कोई भी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके। मैं कुणाल कपूर हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा और रॉयल फैमिली में घुसने का रास्ता हम मिलकर निकालेंगे। हम नहीं, हम सभी। ऋषि के ये कहते ही सब लोग मुस्कुरा दिए। तभी आर्यन को कुछ खटका तो उन्होंने अपने डैड से पूछा, अब राजवंश फैमिली किसके अंडर है? क्योंकि राजा अमर और रानी ईशा के 2 ही बच्चे थे जो कि अब है भी और नहीं भी। दिग्विजय सिंघानिया को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने महेंद्र कपूर को देखा। वो भी उन्हें ही देख रहे थे। उन दोनों के ऐसे रिएक्शन की वजह से अब नायरा, कुणाल, ऋषि और आर्यन समझ गए कि ये दोनों सबसे बड़ी बात बताना तो भूल ही गए थे। तभी वो दोनों एक साथ बोले, निधि का पति और उसके बच्चे। दिग्विजय दादाजी ने उदास होते हुए कहा, निरंजन हमारा दोस्त था, लेकिन हम उससे एक बार भी मिल ना सके। एक बार उसने हम दोनों को बताया था कि निधि जिससे प्यार करती है वो इंसान उसे सही नहीं लगता, मगर हमने सोचा कि वो एक भाई की तरह सोच रहा है, इसलिए ओवर प्रोटेक्टिव है। इस वजह से निरंजन और निधि के बीच काफी बेहस होती थी। लेकिन निधि बहुत जिद्दी थी, उसने किसी की एक नहीं सुनी और उस आदमी से शादी कली बिना किसी को बताए। लेकिन ये बात उस महल की 4 दीवारों के बाहर नहीं गई। हम दोनों इसलिए जानते थे क्योंकि निरंजन ने खुद हमें बताई थी। वैसे भी निधि राजवंश खानदान की इकलौती और पहली शक्तिशाली महिला थी, जिस वजह से उसे खुद पर काफी गुमान था। वो अपनी पावर के मोह में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने परिवार वाले भी नहीं दिखते थे। उसका पति देवराज राठौर अपने फायदे के लिए उसकी शक्तियों का उपयोग करता था। नायरा की सुई तो बस इस नाम पर ही अटक चुकी थी, खासकर राठौर पर। उसने कुणाल को देखा तो उसने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। दोनों को इशारों में बात करता देख ऋषि बोला, क्या बात है, हमें भी बताओ, अकेले अकेले क्या खुशपुसा रहे हो? कुणाल उसे देखा और अपने दादाजी को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, राठौर ये वही 5वीं फैमिली का सरनेम नहीं था जो अचानक गायब हो गए। भले ही हम दूसरे और तीसरे स्तर पर है, लेकिन अंधेरे में बैठा शख्स उजाले में बैठे शख्स को जल्दी ही पकड़ लेता है।
रही बात छुपे लोगों की, तो उनकी शक्ति और पहुंच का आंकलन करना बहुत ही कठिन है। जैसे अंधेरे में तीर मारना। अब उनकी शक्ति की गहराई का पता करने के लिए हमें भी सांप के बिल में जाकर उसे पकड़ना होगा। कुणाल की बात सुनकर सभी समझ जाते हैं कि सबसे छोटी रॉयल फैमिली ने काफी ऊंची छलांग लगाई थी और अब वो उन्हें भी अपना गुलाम बनाना चाहती थी। लेकिन क्या उनमें इतनी हिम्मत थी? अब तो बिल्कुल नहीं, जब उनके खानदान के रक्षक और वारिस साथ थे। उन पांचों लोगों की आंखें चमक रही थी। हो भी क्यों ना उन्हें अपने अंधेरे में छुपे दुश्मन का खेल जो समझ आ चुका था। हालांकि अभी भी बहुत कुछ था जिसे उन्हें जानने की अभी भी जरूरत थी। फिर सभी ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने काम पर चले गए। ऋषि और कुणाल सबको बाय बोलकर ऑफिस निकल गए। नायरा अपने पापा आर्यन को लेकर मोरपंख विला आ गई। दोनों दादाजी अपने अपने घर चले गए। नायरा ने पहले आर्यन को दवा दी और आराम करने का कहकर खुद स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम के अंदर नायरा वहां अपनी हेड की चेयर पर बैठ गई। श्री, अलिशा, निहाल अभी भी वही मौजूद थे। नायरा के आते ही निहाल ने अपने बॉस को ग्रीट करते हुए कहा, बॉस, हमारी टीम ने माहिरा को पकड़ लिया है। उसे किसी ने एक दवा दी थी जिस वजह से वो उसके कंट्रोल में आ गई और वहां से भाग निकली। और मोहिनी रस्तोगी के जरिए यही पता कर सके कि वो स्टोन रस्तोगी के पास है, लेकिन हम उसकी लोकेशन नहीं खोज सके। ये शब्द कहते हुए निहाल का सर झुका हुआ था। नायरा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना ऑर्डर देते हुए कहा, रस्तोगीज को बर्बाद कर दो। निहाल की आंखें बड़ी हो गई। उसने दोहराया, क्या कहा बॉस आपने? रस्तोगीसेस को बर्बाद कर दो। जब उसे विश्वास हुआ तो उसकी आंखें चमक उठी। निहाल के लिए किसी को मारने का मतलब बर्बाद करना था। लेकिन उसकी सोच को बीच में रोक लगाते हुए श्री बोला, मोहिनी रस्तोगी का वीडियो अपलोड कर दो और मोहिनी को ये कबूल करने दो कि बूढ़ा रस्तोगी दूसरों की मेहनत चुराने का काम करता है और फिर उसे मरवा देता है। उसकी बात सुनकर निहाल का मुंह बन गया और वो बस काम हो जाएगा बॉस बोलकर बैठ गया। नायरा ने श्री को देखा तो वो समझ गया और आगे बोला, बॉस, माहिरा रस्तोगी की पावर जाग चुकी है। उसने फिर एक बार हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने भी उसके जाल में फंसने का नाटक करते हुए व्हाइट रूम में डाल दिया, जहां उसका पता कोई भी शक्ति नहीं लगा सकती। नायरा ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, गुड जॉब, अब तो इस महान आत्मा से मिलना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए नायरा की स्माइल और भी खतरनाक हो गई। अब देखना यह है कि नायरा का अगला कदम क्या होगा। वो उस स्पीड स्टोन तक कैसे पहुंचेगी। जानने के लिए पढ़िए मेरी ये कहानी। कल होगा कुणाल और नायरा के भाई का सामना। सीक्रेट बेस। एक मीटिंग रूम में बड़े बड़े सीक्रेट ऑफिशियल्स की मीटिंग में माहौल बहुत गंभीर हो रहा था। सिक्योरिटी हेड मिस चेतना जोशी की शांत टकटकी स्पेशल सीक्रेट टीम के चीफ पर गड़ी हुई थी। अपने शांत रवैये के बावजूद उसकी आंखें उन सभी पर एक दबाव बना रही थी। वहां बैठे सभी लोगों की आइडेंटिटी एक दूसरे से छिपी थी। वो सब एक दूसरे को सिर्फ अपनी पोस्ट की वजह और उनके निकनेम से जानते थे। उसी तरह चेतना जोशी को मिस जोशी के नाम से जाना जाता था। चीफ भी सर से लेकर पैर तक काले कपड़ों में थे। उनका पूरा चेहरा ढका हुआ था सिवाय आंखों के, जिसमें मिस जोशी के लिए एक मजाक की भावना साफ झलक रही थी। उसी समय मीटिंग रूम के डोर को धक्का देते हुए बहुत ही रोबदार और कोल्ड ऑरा वाला शख्स अंदर आया और उसने सभी को सैल्यूट करते हुए उन्हें ग्रीट किया, जय हिंद। कैप्टन के इस रिपोर्टिंग सर। कैप्टन के आते ही चीफ, जो बिना किसी भाव के बैठे थे, उन्होंने आखिरकार अपना पहला रिएक्शन दिया और बोले, फाइनली तुम यहाँ हो, अब इन्हें संभालो। उनकी टोन ऐसी थी जैसे कोई इंसान खुद को पागलों की दुनिया से अलग करना चाहता हो। वो सब भी समझ चुके थे कि चीफ के कहने का क्या मतलब था। उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, बस अपने जूनियर को हमें संभालने के लिए कहा। लेकिन क्या वो बुद्धू थे? बिल्कुल नहीं। उनके संभाले से मतलब था कि जो डिसीजन होगा वो उनके जूनियर कैप्टन के का खुद का होगा। उन सभी के चेहरे ढके हुए थे।
लेकिन वो खुद को एक स्टूडेंट की तरह दिखाने में असमर्थ थे। वो ऐसा करे भी क्यों, उनके सामने खड़ा शख्स वो है जो उनसे पोस्ट में नीचा है, साथ ही साथ उम्र और तजुर्बे में भी। इसलिए उन्होंने खुद के मन को कड़ा करते हुए अपने सामने खड़े आदमी को देखा जो हद से भी ज्यादा ठंडा था। उसकी आंखें अंधेरे की तरह काली थी मगर शांति ऐस बड़ी जैसे कोई तूफान साथ लेकर घूमता हो। बहुत समय तक मीटिंग रूम में सन्नाटा छाया रहा। फाइनली जब चेतना जोशी से ऑन आ रहा गया तो वो सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली, कैप्टन के बहुत सुना है आपके अचीवमेंट्स और कारनामों के बारे में। आपकी एबिलिटी सच में काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये बनता है कि जिन हथियारों को आपने बचाया था वो अब भी गायब है। आपका इस मामले में काफी योगदान रहा है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपको पता था कि इन हथियारों को किसने लिया है फिर भी आपका कोई एक्शन न लेना हम सबको खल रहा है। क्या कोई खास वजह है जो आप इस मैटर को लेकर इतने रिलैक्स है? कैप्टन के यानी कि कुणाल कपूर, स्पेशल टीम का कैप्टन। मिस जोशी, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेगी? कुणाल ने एक नजर सब पर डालते हुए अंत में मिस जोशी से पूछा। चेतना जोशी ने अपनी आंखें छोटी करके कुणाल को घूरा और सपाट लहजे में फिर एक सवाल किया, मैंने आपसे सवाल पूछा है कैप्टन, लेकिन यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आप मेरी अवहेलना कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? उनके कहने का मतलब सब साफ साफ समझ रहे थे, क्योंकि उनमें से कई लोगों को कुणाल का चेतना जोशी से कोई भी सवाल करना अनरीजनेबल लग रहा था। लेकिन खुलकर कहने की हिम्मत कोई नहीं कर सका क्योंकि आर्मी के लिए स्पेशल एजेंट फोर्स टीम बहुत जरूरी थी। वो भी उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते थे। लेकिन चेतना जोशी की बात अलग थी, उनका बैकग्राउंड सिंपल नहीं था। क्योंकि 30 साल की एज में एक सिक्योरिटी हेड बनना दो ही सूरत में मुमकिन हो सकता था। एक, या तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और वेपन्स बनाने में एक जीनियस, दूसरा उसकी फैमिली का कनेक्शन। कुणाल ने खुद को घुरती उन आंखों को ठंडेपन से पलटकर घूरा। कुणाल की आभा उसे सी से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि उसे आज बहुत गुस्सा आ रहा था। इसका कारण वो रॉयल फैमिली थी जो उन पर एक के बाद एक हमला कर रही थी। कुणाल ने खुद के भावों को कंट्रोल किया और बोला, मिस जोशी, पहले आपको बात करने के तरीके को सीखने की जरूरत है। शायद क्या आप निश्चित रूप से एक खराब छात्रा होगी जो सवाल से मुकर जाती है। ठीक है, डरो मत, में कोई पहाड़ तोड़कर तुम्हारे सर पर तो नहीं डाल सकता। चेतना जोशी। सभी डेडपैन फेस। चीफ फ्लश्ड। हर कोई शौक था, क्योंकि कुणाल ने अपनी बातों से मिस जोशी को क्लीन बोल्ड कर दिया था। किसी को कुछ ज्यादा ही हैरान देखकर कुणाल ने अपनी बातें सबके सामने रखी। मैं आप सबको याद दिला दूं कि मैंने कोई शपथ नहीं ली सिवाय अपने मिशन को पूरे करने की। मेरा मकसद अलग है, इसलिए हमारी टीम को मिलिट्री के मामले में पढ़ने के लिए ना कहे ये है अच्छा है। वैसे भी वेपन देकर मैं पहले ही एक बार आप पर एहसान कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं कहूँगा नहीं और सीधा इस टीम को छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे लिए अपना रास्ता खोजना आसान है। इतना कहते ही वो फिर से सबको ग्रीट करके निकल गया। उसके पीछे ही चीफ और उनकी टीम के 2 लोग चले गए। कुणाल उस सीक्रेट बेस से निकल ही रहा था कि अचानक वो किसी से टकराते टकराते बचा। दूसरे शख्स ने कुणाल के हाथ को मजबूती से थाम लिया था, जिस वजह से वो सही से खंडा हो गया। कुणाल ने उस शख्स को देखा और दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी। तभी वहां चीफ और दोनों टीम मेंबर्स भी आ गए। चीफ उस शख्स को देखकर खुश हो गए और बोले, हमारी टीम में आपका स्वागत है एजेंट एक्स। एजेंट एक्स ने भी अपनी कड़क आवाज में चीफ को ग्रीट किया। चीफ ने कुणाल को देखा जो उन्हें सवालिया नजरों से देख रहा था। उन्होंने उन सबको अपने पीछे आने का इशारा किया और वो सब आर्मी सीक्रेट बेस से निकलकर अपने बेस पर आ गए, जिसके बारे में सिर्फ उनके साथी ही जानते थे। चीफ ने एजेंट एक्स का इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, एवरीवन मीट नक्षत्र सिंह दी ग्रेट एजेंट एक्स। एंड एजेंट एक्स मीट योर टीममेट कैप्टन कुणाल कपूर। बाद में उन्होंने सबके बारे में बताया।
उनमें से जो 2 चीफ के साथ थे वह एस सिक्योरिटी कंपनी के स्पेशल ऑफिसर्स थे जिन्हें यहां भेजा गया था। कुणाल ने नक्षत्र से हाथ मिलाया और बोला, मैंने आज तक सिर्फ सुना था एजेंट एक्स के बारे में, लेकिन आज देख भी लिया। ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ आने का एक कारण आप भी थे क्योंकि मैंने आपको काफी एडमायर किया है। मेरे लक्ष्य तक पहुंचना यहाँ आकर ही आसान होना था। नक्षत्र ने अपना सर हिलाकर कहा, मुझे भी अपने जूनियर को देखकर खुशी हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपका लक्ष्य जरूर मिले। उसकी आवाज बहुत दीप थी, लेकिन एक उत्साह की ऊर्जा सभी के खून में भरने के लिए ये काफी था। चीफ ने अब सीरियस होते हुए कहा, कुणाल, जिस मिशन पर हम हैं वही मिशन नक्षत्र का भी है। इसलिए हमारी एजेंट और स्पेशल फोर्स की टीम साथ में मिलकर इसे पूरा करेगी। और हाँ, तुम्हें उन वेपन्स को लाना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें कोई ना कोई राज है जो हमें हमारे मिशन में मदद कर सकता है। कुणाल ने जब ये सुना तो अपना सर हिलाते हुए बस इतना कहा, अगर मिशन की बात है तो मैं इसे किसी भी हाल में करूंगा। वही कुणाल का ये जवाब सुनकर सब खुश थे, लेकिन नक्षत्र की आंखें डार्क हो गई। लेकिन उसमें एक हंसी भी थी। उसने मन ही मन सोचा, खेल में मजा दुगना होने वाला है, क्योंकि अब 2 प्यार करने वाले एक चीज के लिए लड़ेंगे। इंटरेस्टिंग। मैं इंतजार करूंगा एक अच्छे शो का, बस मेरी प्यारी गुड़िया मुझे निराश ना करे।